अस्सलामुअलैकुम। उस बैग के अंदर काफ़ी सामान भरा हुआ था। उन सबको उलटने के बाद ही वो तह दिखाई देती जिसके अंदर हीरे छुपे हुए थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर उस कार के नज़दीक ही खड़ा हुआ था। असरानी ने कोई खतरा मोल लेना मुनासिब ना समझा। सोचा कि जब बैग हाथ लग ही गया है तो वो इसे घर ले जाकर देखेगा। वो कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगा। टोनी जे रेस्टोरेंट में बैठा ऑरेंज जूस पी रहा था। चंडाल ने 10 मिनट के बाद ख्याल खोनी के जरिए नीता के दिमाग में पहुंचना चाहा तो परेशान हो गया। पता चला वो बेहोश पड़ी हुई है। उसके बेहिस दिमाग से ये मालूम नहीं किया जा सकता कि वो कहाँ है, किस हाल में है और अचानक बेहोश कैसे हो गई है। उसने टोनी जे के पास आकर कहा, गजब हो गया, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। तुम वॉशरूम में जाकर देखो। वो वहां से उठकर तेजी से चलता हुआ वॉशरूम में आया। दरवाजा खोलकर अंदर जाना चाहता था कि एक औरत ने वहां से निकलते हुए उसे घूर कर देखा, फिर बोली, यहाँ क्यों आ रहे हो? देखते नहीं ये लेडीज के लिए। टोनी जे ने उस औरत के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक वापस वॉशरूम के अंदर चली गई। वो उस औरत के जरिए वॉशरूम के अंदर अनीता को तलाश करता रहा। पता चला वो वहां नहीं है। फिर वो वहां से चलता हुआ इमारत के बाहर आया। परेशान होकर बोला, मिस्टर चंडाल, तुम्हारी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो भी परेशान होकर बोला, ए भगवान, ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हो रहा है। कहीं वो फरमान का बच्चा उसे अपने साथ ना ले गया हो। वो ये बात टोनी जैसे नहीं कर सकता था कि उसकी बेटी पहले फरमान के साथ रह चुकी है। पहले वो चेहरे और जिस्मानी तौर पर कोई और थी और अब कोई और है। उसके अंदर से समर सुल्ताना ने दुरुस्त कहा था कि वो अनीता नहीं है, समर सुल्ताना है। टोनी जे ने कहा, मिस्टर चंडाल, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। वो जब भी होश में आएगी तो तुम उसके अंदर जाकर बहुत कुछ मालूम कर सकोगी। क्या खाक मालूम करूंगा? जिसने भी उसे बेहोश किया है वो नादान नहीं होगा। उसने कुछ सोच समझ कर ही बेहोश किया होगा। शायद वो जानता होगा कि उसके अंदर टेलीपैथी जानने वाले आते जाते रहते हैं। वो उसे हमसे दूर रखने के लिए ना जाने कितने दिनों तक उसे गाफिल रखेगा। हो सकता है उसे कोमा में ले जाए, फिर हम इंतजार करते ही रह जाएंगे। टोनी जे अंदर जाकर ट्रॉली में अपना सामान ले आया। फिर एक टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से बोला, मैं ये शहर घूमना चाहता हूँ, तुम मुझे घुमाते रहो। मैं तुम्हें तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा रकम दूंगा। उसने 1,000 का नोट उसे दिया। वो खुश हो गया। टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उसे मुंबई की सैर कराने लगा। उसने सोच के जरिए कहा, मैं इसी तरह घूमता फिरता बाहर देखता रहूंगा। शायद कहीं अनीता नजर आ जाए। जब मैं थक जाऊंगा तो किसी होटल में आराम कर लूंगा। तुम भी उसे तलाश करो। वो अपनी बेटी को मुसलसल तलाश नहीं कर सकता था। बार बार उसके दिमाग में नहीं जा सकता था क्योंकि दिन का वक्त था। वो चारों आर्मी अफसर टीवी स्क्रीन पर उसे हर वक्त देखते रहते थे। वो जरा देर खामोश रहता तो उससे पूछते थे कि क्या वो ख्यालख्वानी कर रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। उससे तरह तरह के सवालात किए जाते थे। वो परेशान होकर झुंझलाता था। सोचता था कि अब जल्द से जल्द इन लोगों से निजात हासिल कर लेनी चाहिए। इस वक्त भी वो चारों अफसरान उसके बंगले में आ गए थे और उसके पास बैठकर उससे बातें कर रहे थे। इतने अहम मामलात पर गुफ्तगू होने लगी कि अब वो कई घंटों तक अपनी बेटी के पास नहीं जा सकता था और ना ही टोनी जे से बातें कर सकता था। वैसे उसने टोनी जे को समझा दिया था कि जब वो उसके पास ना आए तो वो उसके दिमाग में आ जाया करे। इस तरह उसे पता चलेगा कि वो किस तरह आर्मी अफसरान के अंदर फंसा हुआ है और ऐसे हालात में वो क्या करना चाहता है। बहरहाल टोनी जे टैक्सी में बैठा नीता को ढूंढता हुआ इस शहर में घूम रहा था। दूसरी तरफ चंडाल आर्मी अफसरान के दरमियान फंसा हुआ था और अभी वो कई घंटों तक अनीता के दिमाग में नहीं जा सकता था। उधर कालिया सरानी अपने बंगले में पहुंचने के बाद अपने मुलाजमों से बोला, मेरी गाड़ी में एक मरीजा बेहोश पड़ी है, उसे उठाकर मेरे कमरे में पहुंचा दो। वो जर्द रंग का बैग उठाकर अपने बेडरूम में आ गया। दरवाजे को अंदर से बंद करके बैग को खोलकर इसका तमाम सामान उलटकर उस हिस्से में पहुंचा जहां वो हीरे छुपाए गए थे। उसने उस हिस्से को खोलकर देखा तो वहां सोने के कुछ जेवरात रखे हुए थे। अर्चना अपने जेवरात वहां छोड़कर तमाम हीरे समेट कर ले गई थी। वो एकदम से झुंझला गया। अर्चना को गालियां देने लगा, दीवार पर घूंसे मारने लगा, फर्श पर पांव पटकता हुआ इधर से उधर जाने लगा। अपने आप को समझाने लगा कि परेशान नहीं होना चाहिए। वो औरत उसे धोखा देकर कहीं नहीं जा सकती, वो इसी शहर में होगी। हीरे जवाहरात इतनी आसानी से फरोख्त नहीं किए जाते, इसके लिए खासा वक्त लगता है। वो इन्हें फरोख्त करके ही इस शहर से किसी दूसरी जगह जा सकेगी, वरना हीरे अपने पास रखेगी तो हमेशा अंदेशों में मुब्तला रहेगी कि पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उसे गिरफ्तार कर सकती हैं, चोर डाकू आ सकते हैं और कालिया से तो और ज़्यादा मोहतात रहेगी। इसलिए बहुत सोच समझकर हीरों को ठिकाने लगाने के बाद ही इस शहर से जा सकेगी।
कालिया के दिमाग में ये बात आई कि वो जिस लड़की को बेहोश करके यहाँ ले आया, उसके होश में आने के बाद अर्चना का कुछ पता चल सके। वैसे उम्मीद तो नहीं थी। वो जर्द रंग का खाली बैग कह रहा था कि अर्चना उस लड़की को भी धोखा देकर अपने हीरे उसके पर्स में रखकर ले गई है। वो दरवाज़ा खोलकर बेडरूम से बाहर आया। इस बंगले में उसका एक खास कमरा था जहां वो जहनी मरीजों पर तनवीमी अमल किया करता था। इस कमरे के एक बेड पर अनीता को लिटाया गया था। उसने वहां आकर मुलाजमों को बाहर जाने का हुक्म दिया था। वो चले गए। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर करीब आकर अनीता को देखा। पहली बार तवज्जो से देखने पर मालूम हुआ कि वो बेहद हसीन और पुरकशिश है। वो अर्चना को तो कहीं ढूंढ ही लेगा, उससे हीरे भी छीन लेगा, लेकिन आइंदा इस लड़की को इस्तेमाल करेगा। इसके जरिए यहाँ से मुनशियात स्मगल करेगा और वहाँ से हीरे लाया करेगा। इस पर ऐसा मुस्तहकम तनवीमी अमल करेगा कि ये उसे कभी धोखा नहीं दे सकेगी। वो उसे तवज्जो से, दिलचस्पी से और बड़ी लगन से देख रहा था और आइंदा के लिए मंसूबे बना रहा था। फिर वो किसमिसाने लगी, होश में आने लगी। उसने आंखें खोल दी। पहले उसे कमरे की छत नजर आई, फिर उसने दीदे घुमाकर देखा तो कालिया सरानी दिखाई दिया। उसे देखते ही याद आया कि वो एयरपोर्ट में नजर आया था और अब यहाँ बंद कमरे में दिखाई दे रहा है। वो फौरन उठकर बैठना चाहती थी। असरानी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धक्के से लिटाते हुए कहा, इसी तरह लेटी रहो। कालिया की आवाज़ में ऐसी घन गरज थी कि सीधी दिल में आकर लगती थी। वो उससे मुतासिर होकर लेटी रही, सहमी हुई उसे देखती रही। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो सख्त लहजे में बोला, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। मैं जो सवाल करूं उसके जवाब दोगी। ये बताओ कि तुम कौन हो? अर्चना से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम किस अर्चना की बात कर रहे हो? मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती हूँ। तुम कौन हो? वो जवाब देना चाहती थी, इससे पहले ही अंदर से आवाज़ उभरी, मेरा नाम समर सुल्तान है। अनीता ने तड़प कर कहा, नहीं, मेरा नाम अनीता है। उसने हैरानी से उसे देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारे दो नाम हैं? नहीं, मेरी जुबान से यूं ही समर सुल्ताना का नाम निकल गया था। उस वक्त समर सुल्ताना को काबू में करने के लिए चंडाल मौजूद नहीं था, इसलिए समर सुल्ताना ने फिर अंदर से कहा, यह झूठ कह रही है, मैं समर सुल्तान हूँ। ये मेरा जिस्म है, मेरा दिमाग है, इसकी आत्मा मेरे अंदर समाई हुई है। कालिया असरानी हैरानी से सुन रहा था और दीदे फाड़े अनीता को देख रहा था। फिर उसने पूछा, यह क्या भेद है? सच सच बताओ, ये तुम्हारे अंदर से दूसरी आवाज़ किसकी उभरती है? जब तुम खुद को समर सुल्ताना कहती हो तो तुम्हारा लहजा और आवाज़ बदल जाती है। अनीता यह भेद बताना नहीं चाहती थी। उसे यकीन था कि थोड़ी देर में उसका बाप उसके अंदर आ जाएगा तो इन हालात पर काबू पा लेगा। वो ढिठाई से बोली, मैं अनीता हूँ और मेरे अंदर से जो भी आवाज़ निकल रही है वो मेरे अंदर एक तरह की बीमारी है। मैं कभी कभी दोहरी शख्सियत की मालिक बन जाती हूँ। वो सख्त लहजे में बोला, तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझसे झूठ बोलोगी, मुझे धोखा दोगी तो मैं तुम्हारे इस बदन को नोच कर रख दूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे सोचने समझने दो, फिर जो भी सच है वो मैं तुमसे बोलती रहूंगी। ना तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत है और ना ही मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। बस तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि मेरी आंखों में देखो। उसने उसकी आंखों में देखा तो फिर उसे चिपक कर ही रह गई। बड़ी खूंखार, बड़ी पुरकशिश आंखें थीं, उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उसे हुक्म दे रहा था कि इसी तरह उसकी आंखों में देखती रहे और इस दुनिया से गाफिल होती रहे, भूल जाए कि वो कहाँ है और किस हाल में है। सिर्फ उसकी आंखों को याद रखे और उसकी आवाज़ से मुतासिर होती रहे। वो उसके अहकामात की तामील कर रही थी, जैसा कह रहा था वैसा ही कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसके ज़ेर असर हो गई। उसने पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? अनीता हो या समर सुल्ताना हो? वो बोलने लगी, मैं समर सुल्ताना हूँ। मेरा जिस्म, मेरा दिमाग समर सुल्ताना का है। फिर कहीं से ये आत्मा मेरे अंदर आ गई। खुद को अनीता कहती है। मैं आत्मा शक्ति के आगे मजबूर हो जाती हूँ। ये मेरे दिमाग पर हावी हो जाती है और फिर अपनी शख्सियत मुझ पर तारी कर देती है। अनीता बनकर रहती है और मैं इसके अंदर डरी सहमी एक कैदी की तरह खामोश रहती हूँ। वो कह रही थी और वो हैरानी से सुन रहा था। उसने कहा, इसका बाप टेलीपैथी जानता है, इसके अंदर आता है। वो ख्याल खोनी के जरिए मुझे कुचलता रहता है, मेरी शख्सियत को मिटाने की कोशिश करता रहता है। मैं मजबूर हूँ और समझ रही हूँ कि जल्द ही इसके अंदर नाबूद हो जाऊंगी, फिर मेरी अपनी शख्सियत नहीं रहेगी। कालिया ने कहा, अब मैं हुक्म देता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा शक्ति के जरिए अनीता है वो अपनी रुदात बयान करे। मैं उसकी बात सुनना चाहता हूँ। फिर अनीता बोलने लगी, अपने और अपने बाप के बारे में बहुत कुछ बताने लगी। वो सुन रहा था और सोच रहा था कि ये बड़ी ख़तरनाक है। इसका बाप जब भी इसके दिमाग में आएगा तो मेरे तनवीमी अमल को नाकाम बना देगा। मुझे जल्द से जल्द मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके इसके दिमाग को लॉक कर देना चाहिए ताकि इसका बाप फिर कभी इसके अंदर आ सके
और ना ही मेरा पता ठिकाना मालूम कर सके। उसने कहा, अनीता, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि खामोश हो जाओ और समर सुल्ताना के जिस्म में हमेशा खामोश रहो, कभी कुछ ना बोलो। ये भूल जाओ कि तुम अनीता हो, बोलो कि तुम अनीता नहीं हो। वो सहरज़दा थी, उसके जेर असर थी। उसने कहा, मैं अनीता नहीं हूँ। तुम समर सुल्ताना से कमतर होगी, इससे बरतर होकर कभी नहीं बोलोगी। तुम अपने बाप को, उसकी आवाज़ को और लबो लहजे को भूल जाओगी। उसने कहा, मैं अपने बाप को, उसकी आवाज़ और लबो लहजे को भूल जाऊंगी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम समर सुल्ताना के जिस्म के अंदर अब गहरी नींद सोती रहोगी और जब तक मैं हुक्म नहीं दूंगा तुम बेदार नहीं हो पाओगी। उसने उसकी बात दोहराई। फिर उसने समर सुल्ताना से कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर आज़ादी दे रहा हूँ कि तुम मेरे जेर असर होगी, मेरी मामूला और ताबेदार बनकर होगी तो हमेशा अनीता और उसके बाप पर हावी रहोगी। वह कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकेगा। तुम्हारा दिमाग लॉक हो चुका होगा। समर सुल्ताना ने खुश होकर कहा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुझे मेरा नाम और शख्सियत वापस मिल जाएगी। मुझे एक सहारे की ज़रूरत है, वो सहारा तुम बन जाओगे, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारी मामूला और ताबेदार बनकर होंगी। ये तय हो गया। वो उस पर अमल करने लगा। उसने अपने अमल के जरिए समर सुल्ताना को अनीता पर हावी कर दिया, उसके दिमाग को लॉक कर दिया। अब चंडाल तो क्या, कोई भी टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में नहीं आ सकता था। इन लम्हात में अनीता आर्जी तौर पर मर चुकी थी और समर सुल्ताना दोबारा जिंदगी पा रही थी। सोनिया ने एक नई फैमिली बना ली। एक अधेड़ उम्र के शख्स को ट्रैप किया गया, उस पर तनवीं में अमल किया गया। इस तरह उसने उस अधेड़ उम्र के शख्स को अपने बच्चों का बाप बना लिया। उन 3 बच्चों में एक अदनान था, बाकी 2 बच्चों को लावारिसों के इदारे से खरीदा गया था। उनके जहनों में भी ये नक्श कर दिया गया था कि सोनिया उनकी माँ है और वह शख्स उनका बाप है। इन नए नामों और नए रिश्तों के मुताबिक पासपोर्ट और दूसरे अहम कागजात तैयार करवा लिए गए। उन्होंने अपने चेहरों पर भी हल्की सी तब्दीलियां की थीं ताकि कोई पिछले चेहरों के हवाले से उन्हें पहचान ना सके। पोरस ने कहा, ममा, आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब क्या ख्याल है? पहले तुम और एना मैरिया यहाँ से निकल जाओ, किसी भी फ्लाइट से पेरिस चले जाओ। फिर मैं दूसरे दिन दूसरी फ्लाइट से इन बच्चों के साथ और इनके बाप के साथ चली आऊँगी। आला बीबी ने आकर कहा, ममा, मैं फिर उस बीमार ओनोब के दिमाग में गई थी। उसके ख्यालात पढ़ती रही। कुछ नए इंकशाफात हुए। रास्पुटीन का वो बीमार बेटा हमारे लिए मालूमात का जरिया बन गया है। ये अच्छा भी है। तुम उसके दिमाग में बार बार आती जाती रहा करो। ये बताओ, क्या मालूमात हासिल हुई हैं? आला बीबी ने कहा, रास्पुटीन चहारम और उसकी सौतेली माँ अर्नाकॉफ जायचे बना रहे हैं। मुख्तलिफ पुरस्रार उलूम के जरिए बेल्लो बराई के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। अब तक यही मालूम कर सके हैं कि वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका में है। एना मैरिया ने कहा, अगरचे वो लड़की एनाबेला या बेल ओबराय उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रही है। पिछले 2-3 बरस से खामोश है, अपनी माँ के साथ कहीं पुरसुकून जिंदगी गुजारी है। फिर भी ये लोग उसे दुश्मनी करने के लिए उसे तलाश कर रहे हैं। आली ने कहा, इनके ख्यालात के मुताबिक वो उससे दुश्मनी नहीं कर रहे, बल्कि उसकी दुश्मनी से महफूज रहने के लिए उसे तलाश कर रहे हैं। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहती हैं। पोरस ने कहा, वो इस हकीकत से बेखबर हैं कि उनसे पहले किबरिया बेला तक पहुंच चुका है। जब वो लोग बेला तक पहुंचेंगे तो हमारे लिए और भी रास्ते खुलेंगे। हम किबरिया और बेला के जरिए उन दुश्मनों के अंदर दूर तक पहुंचते रहेंगे। अली ने कहा, दूसरी अहम बात यह मालूम हुई है कि अर्ना कौफ की बेटी का नाम ताशा कौफ है और वो भी टेलीपैथी के अलावा दूसरे पुरस्रार अलूम जानती है। सोनिया ने कहा, यानी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वह सब एक ही खानदान के अफराद हैं। अली ने कहा, एक और टेलीपैथी जानने वाले का इजाफा हो चुका है। उसका नाम आवाजोन है। उसे आवाजोन सोम कहते हैं। उसके दादा आवाजोन अव्वल ने ज़ार रूस के महल में आला मुकाम हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ रास्पुटीन ने ऐसी धाक जमाई हुई थी कि ज़ार, उसकी बीवी और शाही खानदान के सभी लोग रास्पुटीन की हमायत में बोलते थे। आवाजोन अव्वल सिर्फ टेलीपैथी जानता था, दूसरे पुरस्रार उलूम के जरिए शाही खानदान के अफराद को मुतासिर ना कर सका। नतीजा ये हुआ कि रास्पुटीन अव्वल ने, यानी व्लादिमीर के परदादा ने, साजिशें करके आवाजोन अव्वल को कत्ल करवा दिया। पोरस ने कहा, गोया एक नई दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाँ, और वो आवाजोन सोम ज़बरदस्त दुश्मन साबित हो रहा है। अर्नाकॉफ के बीमार बेटे के बायस उन पर हावी हो चुका है। वो अपने बीमार बेटे की सलामती की खातिर उसके दबाव में रहती है। आवाजोन अपने दादा के कत्ल का इंतकाम लेना चाहता है। अर्नाकॉफ उस दुश्मन से समझौता कर रही है, दोस्ती कर रही है। दोस्ती करने के लिए उसने अपनी बेटी ताशा को उसके हवाले कर दिया है। सोनिया ने पूछा, यानी वो अपने बीमार बेटे की सलामती के लिए अपनी बेटी की इज्जत को दांव पर लगा चुकी है? अर्नाकॉफ का बयान यही है, लेकिन रास्पुटीन चहारम व्लादिमीर यकीन नहीं कर रहा। उसका कहना है कि अर्नाकॉफ बहुत ही मक्कार और चुड़ैल है। वो कभी किसी के दबाव में नहीं आती है।
उसने पुरस्कार अलूम जानने वाली बेटी को कहीं छुपा रखा है और ख्वामखा मजलूमियत जाहिर कर रही है कि उसके दुश्मन आवाजोन सौम ने उसकी बेटी को यरगमाल बना रखा है। पोरस ने कहा, हो सकता है कि वाकई वो फ्रॉड कर रही हो और आवाजोन सोम का कोई वजूद ही ना हो। ऐसी बात नहीं है। आवाजोन सोम उस बीमार ओनोपकॉफ के दिमाग में आ चुका है। उसकी आवाज़ व्लादिमीर रास्पुटिन चाहारम ने भी सुनी है और ये यकीनी बात है कि ऐसे एक टेलीपैथी जानने वाले का वजूद वहाँ है जो उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। सोनिया ने कहा, चलो ये हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि मेरे पोते का दुश्मन सुकून से नहीं है, चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है, इसीलिए वो अब इधर पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहा। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। एना, मैरी और पोरस उसी शाम एक फ़्लाइट से पेरिस रवाना हो गए। दूसरे दिन की फ़्लाइट से सोनिया और उसकी फैमिली के लिए सीटें रिजर्व हो चुकी थीं। चंडाल ने ज़बरदस्त प्लानिंग की थी। टोनी जे को बुलाकर उसे अनीता से मंसूब करना चाहता था और 4 आर्मी अफसरान को कत्ल करवाना चाहता था। इस वक्त ये सोच भी नहीं सकता था कि इन तदाबीर पर अमल करते हुए कामयाबी के दौरान कहीं नाकामी भी छुपी होगी। उसकी अपनी बेटी अनीता उसके हाथों से निकल चुकी थी। इसी तरह व्लादिमीर रास्पुटिन चाहारम ने अदनान को हलाक करने की प्लानिंग की, लेकिन ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके खिलाफ भी दुश्मन पैदा हो जाएंगे। एक तरफ से बेला ओबराय चली आएगी, दूसरी तरफ से पुराना दुश्मन आवाजोन सोम उसके खानदान के अफराद पर हावी हो जाएगा और वो चारों तरफ से दुश्मनों में घिर जाएगा। इसी तरह सोनिया ने भी ज़बरदस्त प्लानिंग की थी। अपने पोते को वहाँ से निकाल ले जाने के लिए एक नई फैमिली बनाई थी। वो भी ये सोच नहीं सकती थी कि तदबीर करते रहने के दौरान तकदीर अंदर ही अंदर अपने क्या तमाशे दिखाती रहती है। वो अपने पोते के एक और दुश्मन को भूल चुकी थी। वो उसे हलाक करना चाहता था और उसने उसके पोते पर उस खंडर में कातिलाना हमला भी किया था। वह जैक कैलर था। सोनिया और हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों ने आर्जी तौर पर जैक कैलर को नज़रअंदाज कर दिया। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए महादाबी ने जैक कैलर पर तनवीमी अमल किया था। उसके दिमाग को लॉक करने के बाद उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। दूसरों की तरह महादाबी भी मोहतात था। दूर ही दूर रहकर जैक कैलर को आलाकार बनाकर अदनान को ख़त्म कर देना चाहता था, क्योंकि वो बच्चा उन लोगों के लिए भी मुसीबत का बायस बना हुआ था। उनका एक टेलीपैथी जाने वाला साथी सैंडी ग्रे अदनान की वजह से मारा गया। फिर जैक कैलर भी अदनान को कत्ल करने गया, लेकिन उसकी मौत सर पर आ गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ जख्मी हुआ। फिर महाधाबी ने उसे बचा लिया, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह थी कि अदनान उनके लिए मुसीबत बन चुका था। इसी बच्चे की वजह से उन्होंने असला फरोशी के कारोबार में करोड़ों रुपए का नुकसान उठाया। आइंदा भी यही अंदेशा था कि नुकसान उठाते रहेंगे और मौत के करीब होते रहेंगे। महाधाबी ने जैक कैलर के दिमाग पर अच्छी तरह कब्जा जमाने के बाद उसका हुलिया बदल दिया था। वह एक अधेड़ उम्र का शख्स बनकर रूम की गलियों में मारा मारा फिरता था। वह बड़े होटलों में जाकर भीख मांगता। इस तरह महाधाबी उसके अंदर रहकर अदनान को तलाश कर रहा था। ऐसे ही वक्त महाधाबी को पता चला कि जैक कैलर के दिमाग में कोई पहुंचा हुआ है और उसे ट्रैप करके कहीं ले जा रहे। वो चुपचाप तमाशाई बनकर देखने लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। पता चला कि उसे एक ऐसे बंगले में ले जाया गया था जहां सोनिया और अदनान मौजूद थे। वहां यह प्लानिंग की गई थी कि सोनिया इस अधेड़ उम्र के शख्स को इन फर्जी बच्चों का बाप बनाएगी, इसलिए उस पर तनवीमी अमल किया गया। महाधाबी उनके अमल के दौरान में उसके अंदर पहुंचता रहा था। इस तरह वो अदनान के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया था। वो चाहता तो वहीं उस पर किसी तरह से हमला करवा सकता था, लेकिन वहां सिर्फ अदनान नहीं था। सोनिया जैसी खतरनाक औरत थी जो बड़े बड़े हमले को नाकाम बना देती थी। फिर उसके अलावा गैर मामूली सलाहियतें रखने वाली एना, मैरी और अदनान का बाप पोरस भी मौजूद था। सभी एक से बढ़कर एक थे। इसलिए महाधाबी ने यह तय किया कि खामोशी से तमाशा देखेगा। जब कभी ऐसा मौका मिलेगा कि अदनान को हलाक करने में बहुत आसानी होगी, तभी वो जैक कैलर के जरिए इस बच्चे को हलाक करेगा। यही क्या कम था कि वो अपनी हिकमत अमली से अदनान के करीब पहुंच गया था, बल्कि इस फैमिली के अंदर घुस आया था। सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि वो इस बच्चे का बाप भी बन गया था। उसी दिन की फ्लाइट से वो सोनिया और बच्चों के साथ पेरिस की तरफ रवाना हो चुका था। त्यारा परवास कर चुका था। वो बच्चा तो क्या, उसका बाप और उसकी दादी भी इस हकीकत से बेखबर थी कि मौत उनके साथ साथ चल रही है। बेशक मौत साथ साथ चलती है। इंसान जब माँ के पेट में मुतहरिक होता है तभी से मौत उसके साथ लग जाती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो पेट से पैदा हो जाए, वो अंदर ही मर जाता है। और मुकद्दर में ज़िंदगी हो तो पैदा हो जाता है। फिर पैदा होने के बाद भी हर लम्हे हर सांस में ये धड़का लगा रहता है कि मौत आ रही है, अब आ रही है और तब आ रही है। अदनान पेरिस जाने वाले त्यारे में अपनी मौत के साथ सफ़र कर रहा था। सोनिया ने एक नई फैमिली बनाई थी। वह इस फैमिली के साथ सफ़र कर रही थी। उसने अदनान के अलावा लावारसों के इदारे से 2 बच्चे खरीदे और एक अधेड़ उम्र के शख्स को ट्रैप करके उस पर तनवीम में अमल करके उसे अपना ताबेदार बनाया। मंसूबे को कहीं तो खटाई में पड़ना था, लिहाजा वह अधेड़ उम्र का शख्स दुश्मन निकल आया। वह अदनान का जानी दुश्मन जैक कैलर था। जब आला बीबी ने उस पर तनवीम में अमल करके उसे 3 बच्चों का बाप और सोनिया का आर्जी शौहर बनाया,
तब उसके चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि महाधाबी जैक कैलर के अंदर समाया हुआ था और उसके चोर ख्यालात कंट्रोल कर रहा था। तनवीमी अमल के बाद भी उसके ख्यालात नहीं पड़े गए। महाधाबी ने मौका पाकर उस पर फिर एक बार तनवीमी अमल किया था। उसके ज़हन में ये बात नक्श कर दी थी कि सोनिया के आर्जी शौहर की हैसियत से रहेगा और जैक कैलर की हैसियत से खुद को भूल जाएगा। ऐसे तनवीमी अमल के बायस वो खुद को भूला हुआ था, अपने आप को सोनिया का शौहर और 3 बच्चों का बाप समझ रहा था। इसीलिए हमारे टेलीपैथी जानने वालों में से कोई ये समझ नहीं पाया कि उसके पीछे जैक कैलर छुपा हुआ है और जैक कैलर के पीछे महाधाब भी मौजूद रहते हैं। उन 2 दुश्मनों को अदनान के बिल्कुल करीब पहुंचने का मौका मिल गया था। इतने करीब पहुंचने के बावजूद वो उस पर कातिलाना हमला नहीं कर रहे थे। बहुत मोहतात थे। इससे पहले कई बार आजमा चुके थे। सिर्फ वही नहीं, दूसरे दुश्मन भी अदनान को हलाक करने के सिलसिले में नाकाम रहे थे। लिहाजा अब वो जल्दबाजी से काम लेना नहीं चाहते थे। वो तीनों बच्चे कितार में 3 सीटों पर शाना बशाना बैठे हुए थे। इन सीटों के बाद राहदारी का फासला था। फिर उसके बाद वाली सीट पर सोनिया जैक कैलर के साथ बैठी हुई थी। महाधाबी ने जैक कैलर के जरिए सोनिया से पूछा, हम पेरिस पहुंचकर कहाँ क्याम करेंगे? तुम किस होटल में क्याम करना पसंद करोगी? सोनिया ने मुख्तसर जवाब दिया, अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया है, पेरिस पहुंचकर देखा जाएगा। महाधाबी समझ रहा था कि सोनिया अपने अंदर की बात नहीं बता रही, लेकिन यह सोचा जा सकता था कि वह अदनान को लेकर बाबा साहब के दार में जाएगी। वह रूम में दुश्मनों के हिसार से निकल कर आई है। अब यह नहीं चाहेगी कि पेरिस में भी दुश्मन उसके पोते को चारों तरफ से घेर लें। पहले वो अपने पोते की सलामती चाहेगी और सलामती बाबा साहब के दायरे में ही मुमकिन हो सकेगी। महाधाबी ये जानता था कि उनके अलावा कोई और भी है जो अदनान को हलाक करना चाहता है और बुरी तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसने ऐसे आलाकारों को देखा था जो अदनान को और एना मैरिया को तलाश करते फिरते थे। ऐसे ही आलाकारों में एक के अंदर वो पहुंचा हुआ था। फिर वो जैक कैलर के जरिए सोनिया और अदनान वगैरह के करीब आया तो उसने उन्हें अपने टेलीपैथी जानने वालों के साथ बात करते हुए देखा। तब उसे पता चला कि जो दुश्मन अदनान को हलाक करना चाहता है उसका नाम व्लादिमीर रास्पुटिन चहारम है। महाधाबी जैक कैलर के अंदर रहकर और सोनिया के करीब पहुंचकर बड़ी अहम मालूमात हासिल कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि वो किसी तरह उस दायमी मरीज पनोपकोफ के अंदर पहुंच जाए ताकि उसके ख्यालात पढ़ने का मौका मिलता रहे और रास्पुटिन की फैमिली की कमजोरियां भी मालूम होती रहें। मगर उसे यह मौका नहीं मिल रहा था। वक्त बहुत कम था। महाधाबी को जो भी करना था वो पेरिस पहुंचने तक कर गुजरना था। उसने रास्पुटिन के आलाकार के अंदर आकर उसके ख्यालात पढ़े। वो रास्पुटिन का ताबेदार था, उसके अहकामात की तामील करता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि उसका आका कौन है। इब्तदा में रास्पुटिन खुद उसके पास आता था और अपना मतलूबा काम कराया करता था। फिर उसने अपना एक मोबाइल नंबर दिया और ये ताकीद की कि जब भी उसे अदनान या नामेरिया का सुराग मिले तो वो फ़ौरन ही उसे इस नंबर पर इतला दे। उसने महाधाबी की मर्जी के मुताबिक फ़ोन के जरिए रब्ता किया। कुछ देर बाद व्लादिमीर रास्पुटिन चहारम की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, क्या बात है? किस लिए फ़ोन किया? वो बोला, मेरे दिमाग में एक टेलीपैथी जानने वाला गुस्सा है, वो आपसे बात करना चाहता है। व्लादिमीर कुछ देर तक खामोश रहा, सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, उससे कहो मुझसे बातें करे, वो क्या कहना चाहते हैं। महाधाबी ने उस आलेकार के जरिए कहा, मैं तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूँ। तुम जिसे तलाश कर रहे हो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूँ। तुम कैसे जानते हो कि मुझे किसी से दुश्मनी है और मैं उसे तलाश करूँ? मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं पहले यही जानना चाहूँगा कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तुम्हारा नाम व्लादिमीर है और तुम खुद को रास्पुटिन चहारम कहते हो, जबकि तुम्हारी सौतेली माँ अर्नाकॉफ तुम्हें अपने शौहर की औलाद तस्लीम नहीं करती। वह हैरानी से बोला, ओ माय गॉड, तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, तुम्हारी एक सौतेली बहन है, वो भी पुरस्रार उलूम की हामिल है, और तुम लोगों का एक बहुत पुराना दुश्मन जिसे आवाजोन सोम कहते हैं वो तुम लोगों के लिए मसला बना हुआ है। उसने ताज्जुब से पूछा, तुम कौन हो जो मेरे और मेरे खानदान के बारे में इतना कुछ जानते हो? मैं उस बच्चे का दुश्मन हूँ जिसकी मौत तुम भी चाहते हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन उस बच्चे को मौत के घाट उतारने के लिए एक दूसरे के हम ख्याल बन सकती हैं और एक दूसरे से समझौता कर सकती हैं। वो बच्चा मेरे लिए भी मनूस है। जब तक वो जिंदा रहेगा उस वक्त तक मुझे अंदेशों में मुब्तला रखेगा। पता नहीं वो किस वक्त मौत बनकर मेरे सर पर सवार हो जाए। तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे उस बच्चे तक पहुंचा सकते हो। अगर ऐसा है तो तुम खुद क्यों नहीं पहुंच रहे हो? खुद उसे इंतकाम क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैं उस बच्चे के पास मौजूद हूँ। इस वक्त वो मुझसे सिर्फ एक हाथ के फासले पर है। उसके साथ उसकी दादी सोनिया भी है। मैं जल्दबाजी से परहेज कर रहा हूँ। खूब सोच समझ कर उस पर हमला करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले कितने ही हमले करने वालों को नाकाम होते देख चुका हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी उस पर हमला करने के बाद नाकाम रहा हूँ और अब मुझे दूसरी बार हमला करने का मौका नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें यही मौका देना चाहता हूँ। मेरे और तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त है। अगर हम 1.5 घंटे के अंदर उसे ठिकाने ना लगा सके तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर मैं तुम्हें उस तक नहीं पहुंचा सकूंगा।
तो फिर बातों में वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? मुझे वहां तक पहुंचाओ। हमारे दरमियान कुछ लेन देन होगा। अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो तुमसे कुछ लूंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारा एक बीमार सौतेला भाई है, उसका नाम अनोप कौफ है। मैं उसके दिमाग में पहुंचना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे उधर पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें इधर अदनान तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो तुम मेरे जरिए मेरे खानदान तक पहुंचना चाहते हो? तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब तुम्हारे सौतेले हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं। बेशक मैं एतराज़ नहीं करूंगा, तुम मुझे अदनान के पास पहुंचाओ। नहीं, पहले तुम मुझे अनोप कौफ तक पहुंचाओ, फिर मैं अदनान के पास पहुंच जाऊंगा। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम बाद में मेरे काम आओगे? यकीन तो करना ही होगा। मैं खुद भी उस बच्चे को हलाक कर सकता हूँ, लेकिन एहतियातन ये चाहता हूँ कि दूसरी तरफ से तुम हमला करो, ताकि एक नाकाम रहे तो दूसरे को कामयाबी हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे अनोप कौफ तक नहीं पहुंचाओगे, तो मैं तन्हा कोशिश करूंगा। कामयाब हो गया तो अच्छी बात है, नाकाम हो गया तो वो बच्चा जिंदा रहेगा और हम दोनों के लिए मुसीबत बना रहेगा। वो सोच में पड़ गया, फिर बोला, तुम मेरे मुतल्लिक बहुत कुछ जान गए हो। कुछ अपने बारे में भी तो बताओ, मुझे भी तो कुछ मालूम होना चाहिए। एक दूसरे को जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि वो बच्चा ज़रूरी है। हमारा मसला वो बच्चा है, उसकी बात करो। क्या वो बच्चा अभी तक रूम में है? तुम मेरी शर्त पूरी किए बगैर ये सवाल कर रहे हो? सॉरी, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। व्लादिमीर रास्पुटिन चाहरम अपने अतराफ कई दुश्मनों को देख रहा था। ये एक नया अजनबी टेलीपैथी जाने वाला पैदा हो गया था। अगर वो इसे दोस्ती और समझौता ना करता तो एक दुश्मन का मजीद इजाफा हो जाता। समझौता करने से फ़ायदा होता, एक दुश्मन कम हो जाता। वो बच्चा सबसे ज़्यादा अहम दुश्मन था, सबसे बड़ी मुसीबत था। उसने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें अपने सौतेले भाई अनोप कौफ की आवाज़ और लबो लहजा सुना रहा हूँ। तुम इसे जहन में नक्श करो और इसके पास पहुंचने की कोशिश करो। वो अनोप कौफ की आवाज़ और लहजा बनाकर बोलने लगा। दो चार बार बोलता रहा, फिर खामोश हो गया। महाधाबी ने कहा, मैं इस आवाज़ और लहजे को अपने जहन में नक्श कर रहा हूँ। अगर नाकाम हुआ तो फिर तुम्हें मुखातिब करूंगा। कामयाब हुआ तो 10 मिनट के बाद फिर तुम्हारे सालेकार के अंदर आऊंगा और तुम्हें अदनान के पास पहुंचा दूंगा। उसने अनोप कौफ के लबो लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर ख्याल खोनी की परवाज़ की। पहली ही परवाज़ में कामयाब हो गया। फौरन ही उस बीमार के दिमाग में जगह मिल गई। वो उसके मुख्तसर से ख्यालात पढ़ने लगा। अनोप कौफ ने चीख कर कहा, मामा, फिर कोई मेरे अंदर आया है। अर्नब कौफ ने अपने बेटे के अंदर आकर पूछा, कौन हो तुम? क्या व्लादिमीर हो? नहीं, मैं तुम सबके लिए अजनबी हूँ। उसने पूछा, मेरे बेटे के पास क्यों आए हो? कोई खास मकसद नहीं है। दुनिया में जितने टेलीपैथी जाने वाले हैं, मैं उनका सुराग लगाता रहता हूँ। उनके अंदर पहुंचने की और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता रहता हूँ। तुमसे भी दोस्ती करूंगा। फिलहाल मसरूफ़ हूँ। 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। फिलहाल गुड बाय। वो 10 मिनट बाद व्लादिमीर के आलाकार के अंदर आया। वहाँ वो इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा, व्लादिमीर, तुमने मेरा काम किया है, शुक्रिया। अब मैं ज़रूर तुम्हें अदनान के पास पहुंचाऊंगा। इस वक्त सोनिया त्यारे में एक शख्स और 3 बच्चों के साथ सफ़र कर रही है। वह शख्स कौन है? वो सोनिया का डमी शौहर है और उन 3 बच्चों में से 2 बच्चे भी डमी हैं। सोनिया ने ये एक नई फैमिली बनाई है। वो उस शख्स की बीवी और उन 3 बच्चों की माँ बनकर रूम से निकली है। तुम्हारे तमाम आलाकार धोखा खा चुके हैं। वो एक त्यारे में सफ़र करती हुई 40 मिनट के बाद पेरिस एयरपोर्ट में पहुंचने वाली है। मुझे सोनिया के उस डमी शौहर के अंदर पहुंचाओ। महाधाब भी इतना अहमक नहीं था कि उसे अपने आलाकार जैक कैलर के अंदर पहुंचा देता। उसने बात मनाई, मैं ना तो उसके अंदर जा सकता हूँ और ना तुम्हें पहुंचा सकता हूँ। उसके दिमाग को लॉक किया गया है। अलबत्ता अदनान के अलावा जो 2 बच्चे हैं, उनके दिमागों को लॉक नहीं किया गया। सिर्फ ये जहन में नक्श किया गया है कि सोनिया उनकी माँ है और वह शख्स उनका बाप है। मैं उसकी आवाज़ और लबो लहजे की नकल कर रहा हूँ, तुम इसे जहन नशीन करो। वो एक 3 बरस की बच्ची पोमी की आवाज़ और लबो लहजे की नकल करने लगा। व्लादिमीर तवज्जो से इस लबो लहजे को सुनने लगा। फिर उसने ख्याल खानी की परवाज़ की तो फ़ौरन ही पोमी के दिमाग में पहुंच गया। उसके ज़रिया सोनिया, अदनान और उस शख्स को देखने लगा। वो किसी हद तक मुतमईन होकर अपने आलाकार के पास आया, फिर बोला, मेरे अजनबी दोस्त, क्या तुम इसके अंदर मौजूद हो? महाधाबी ने कहा, हाँ, तुम्हारे इंतज़ार करूँ। बोलो, क्या तुम इस बच्ची के अंदर पहुंच गए थे? हाँ, पहुंच गया हूँ। उसके ज़रिए और बच्चों को देख रहा हूँ। इनमें से एक अदनान होगा, मगर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि इस त्यारे में अदनान और सोनिया मौजूद हैं? हो सकता है ये बच्चा अदनान ना हो। ये मालूम करना तुम्हारा काम है। मैं भी पोमे के दिमाग में हूँ। हाँ, एक तरीका है। तुम अदनान की आवाज़ सुनो और उसके दिमाग में जाओ। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके दिमाग में ख्यालात गडमड होते रहते हैं या कोई एक सोच पढ़ने को मिलती है। तुम उसका कोई एक ख्याल पढ़कर यकीन कर सकते हो कि मैंने तुम्हें सही जगह पहुंचाया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम 5 मिनट बाद फिर इसे आलाकार के पास आओ। वो एक बार फिर पोमी के अंदर पहुंच गया और उसके ज़रिए अदनान की आवाज़ सुनने लगा। वो सोनिया से कुछ कह रहा था। उसकी आवाज़ और लहजा सुनकर ही यकीन हो गया कि वही अदनान है। वो 5 मिनट बाद फिर अपने आलाकार के अंदर आया।
वहाँ महाधाबी मौजूद था। उसने कहा, तुमने मुझे बिल्कुल सही जगह पहुंचाया है। मुझे यकीन हो गया कि मैं अदनान और सोनिया के करीब पहुंच गया हूँ। मेरे अजनबी दोस्त, तुम कौन हो? क्या हम हमेशा के लिए दोस्त नहीं बन सकते? इस तरह एक दूसरे के काम नहीं आ सकते? ज़रूर, दोस्त बन सकते हैं और एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं। फिलहाल उसे ठिकाने लगाने की बात करो। मैं तो चाहता हूँ पेरिस पहुंचने से पहले उसे त्यारे में ही ख़त्म कर दिया जाए। क्या तुम उसे पेरिस के एयरपोर्ट में हलाक करना चाहते हो? वहाँ वक्त बहुत कम होगा। अगर नाकाम हुए तो सोनिया उसे बाबा साहब के दायरे में ले जाएगी। फिर हम वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। व्लादिमीर ने कहा, बात असल में यह है कि मैं अदनान को अगवा करना चाहता हूँ। उसे अपने हाथों से हलाक करना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? अगर तुमने उसे यहाँ हलाक ना किया तो क्या अगवा करने के बाद कर सकोगे? और क्या उसे अगवा करना इतना आसान है? तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी मजबूरी गई जहन्नुम में। अगर ये बच्चा अभी हाथ से निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। तुम नहीं जानते, बाबा साहब का दायरा एक फौलादी किला है। कोई बड़े से बड़ा शातिर दुश्मन भी आज तक उस किले के अंदर कदम नहीं रख सका। फिर हमारी क्या हैसियत है? तुम अपने तौर पर दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी मजबूरियों को समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो हमारे दरमियान बात नहीं बनेगी। तुम्हारी क्या मजबूरी है, जल्दी बोलो। मेरे पुलिसरार अलूम ने मुझे बताया है कि इस बच्चे को मैं अपने ही हाथों से हलाक कर दूंगा। अगर ऐसा ना कर सका तो मेरे मुकद्दर में तबाही और बर्बादी रहेगी और मैं हमेशा जवाल की तरफ जाता रहूँगा। मैं पुलिसरार उलूम को नहीं मानता। 2 और 2 4 होते हैं, ये मैं जानता हूँ। 2 और 2 5 या 3 कभी नहीं होते। लिहाजा सीधी सी बात है, हम तदबीर करेंगे और उस पर कामयाबी से अमल करेंगे तो ज़रूर उसे हलाक करने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं मिस्टर, तुम मुझसे दोस्ती करने आए हो तो मेरी बात मान लो। मेरे पुलिसरार उलूम कभी झूठ या गलत नहीं कहते। मेरे साथ ये समझौता करो कि तुम अदनान को यहाँ हलाक नहीं करोगे, बल्कि पेरिस एयरपोर्ट से उसे अगवा करने के सिलसिले में मेरी मदद करोगे। क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? जब मैं उस बच्चे को हलाक कर सकता हूँ तो फिर क्यों ना करूँ? क्या सिर्फ इसलिए इस सुनहरी मौके को हाथ से जाने दूं कि तुम उसे अगवा करना चाहते हो? तुम दोस्त बनकर मेरी बेहतरी और सलामती की खातिर ऐसा कर सकते हो। मुझ पर भरोसा करो। उसे पेरिस एयरपोर्ट से अगवा करके इसी शहर के किसी खुफिया अड्डे में ले जाया जाएगा। उसे कैद करके रखा जाएगा। फिर मैं वहां पहुंचकर उसे अपने हाथों से हलाक कर दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं किसी आलाकार के ज़रिए उसे हलाक नहीं करा सकता। मैं अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा या किसी हथियार के ज़रिए उसे ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ताउन करूंगा। ये चाहूंगा कि तुम उसे अगवा करके कहीं ले जाओ, लेकिन इस दौरान में मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे हलाक ज़रूर करूंगा। यही तुम्हारी गलती होगी, क्योंकि उसे हलाक करने के सिलसिले में तुम नाकाम रहे तो सोनिया होशियार हो जाएगी। फिर हम अपना कोई दाव इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सॉरी मिस्टर व्लादिमीर, मैं एक हद तक तुमसे ताउन करूंगा। मैं कह चुका हूं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे हलाक करने से बाज नहीं आऊँगा। और मैं भी तुमसे सॉरी कहता हूँ। अगर तुम उसे हलाक करना चाहोगे तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। उसे तुम्हारे हमले से बचाऊंगा। वो महफूज रहेगा, तभी मैं उसे अगवा करा सकूंगा। इसका मतलब यह है कि हम दोस्त बनते बनते एक दूसरे के मुखालिफ बनते जा रहे हैं। एक दूसरे से ताउन भी करना चाहते हैं और मुखालफत भी कर रहे हैं। ये बात हम दोनों के लिए नुकसानदेह होगी। वो बाबा साहब के फौलादी किले में पहुंचकर महफूज हो जाएगा। उन दोनों की बहस जारी थी और वक्त गुजरता जा रहा था। महाधाबी ने घड़ी देखी। त्यारे के पेरिस पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। इस आधे घंटे में व्लादिमीर को किसी भी तरह अदनान की हिफाजत करनी थी। उसे अगवा करके कहीं ले जाना था और इसी आधे घंटे में महाधाबी को भी अपना काम कर गुजरना था। इस मुख्तसर से अरसा में अगर वो अदनान को हलाक ना करता तो फिर वो बच्चा उसके हाथ ना आता। व्लादिमीर रास्पुटीन चहारम और महाधाबी दोनों दोस्त बनते बनते एक दूसरे के मुखालिफ बन गए। एक अदनान को मार डालना चाहता था, दूसरा बचाना चाहता था। कुदरत के अजीब तमाशे होते हैं। जब हालात मजबूर करते हैं, कुदरत अपना तमाशा दिखाती है तो जान लेने वाले भी जान बचाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब देखना यह था कि कौन उसे मारता है और कौन उसे बचाता है। जब से अनीता मुंबई गई थी तब से चंडाल अंदेशों में मुब्तला रहा था। उससे फरमान की तरफ से अंदेशा था। वो भी मुंबई में था और उसका अनीता से कहीं ना कहीं सामना हो सकता था। अगरचे अनीता का जिस्म और चेहरा बदल चुका था, वो उसे पहचान नहीं सकता था। फिर भी चंडाल के दिल को यह दड़का लगा हुआ था कि फरमान उसकी बेटी को फिर कहीं ले जाएगा, उसे बाप से दूर कर देगा। उसका ये अंदेशा इस हद तक दुरुस्त था कि बेटी उसके हाथ से निकल जाएगी। वो तकदीर का खेल नहीं जानता था कि बेटी किस तरह हाथ से निकलेगी। वो तो इब्तदा से ही फरमान को अपना दुश्मन समझता रहा था, इसलिए सिर्फ उसके मुतल्लिक सोचता रहा था। लेकिन दुश्मन कोई और निकला। तनवीमी अमल का माहिर, मुनशियात और हीरों का स्मगलर कालिया असरानी उसकी बेटी को ले उड़ा था। चंडाल की तमाम तर तवज्जो अपने मामूल और ताबेदार टोनी जे पर थी। वो एक हिंदू बिजनेसमैन महादेव भाटिया बनकर वहां आया था।
चंडाल को यह भी अंदेशा था कि कोई टेलीपैथी जाने वाला टोनी जे के अंदर पहुंच सकता है। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उस पर शुबा कर सकते हैं, मामलात बिगड़ सकते हैं। इसलिए वो हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसकी ये खुशकिस्मती थी कि टोनी जे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। वो बखैरियत अमेरिका से दिल्ली पहुंच गया। बदकिस्मती ये थी कि अनीता हाथ से निकल गई थी। वो चाहता था कि उसकी बेटी टोनी जे को अपने हुस्न शबाब के जाल में जकड़ ले, उसे अपना दीवाना बनाकर रखे, ताकि वो एक तरफ से बेटी का दीवाना रहे और दूसरी तरफ बाप का मामूल और ताबेदार बनकर रहे। लेकिन ऐसा ना हो सका। वो बेहोश थी और उनका ख्याल था कि एक आध घंटे में उसे होश आएगा तो चंडाल उसके दिमाग में पहुंच सकेगा। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वो उसके दिमाग में ना पहुंच सके। जब भी चंडाल ने ख्याल ख्वानी की परवाज की तो सोच की लहरें भटकती हुई वापस आ गई। चंडाल जोगिया परेशान हो गया और हैरान हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। टोनी जे की समझ में भी बात नहीं आई। वह समझ ही नहीं सकते थे कि कालिया सरानी ने अपने अमल के जरिए समर सुल्ताना को अनीता पर हावी कर दिया है। समर सुल्ताना की आवाज़ और लबो लहजा अनीता पर हावी हो गया है और अनीता का लबो लहजा तकरीबन मिट चुका है। चंडाल ने थक हार कर टोनी से कहा, हम उसे ख्याल ख्वानी के जरिए तलाश करते रहेंगे। तुम किसी भी पहली फ्लाइट से दिल्ली चले आओ। यहाँ तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी ने तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम किया। मैं तुम्हें उसके दिमाग में पहुंचा रहा हूँ। तुम उसके ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर सकोगे कि अब तुम्हें दिल्ली में किस तरह रहना चाहिए और वो पर्सनल सेक्रेटरी किस तरह तुम्हारे काम आता रहेगा। उसने टोनी जे की आमद से पहले एक निहायत ही काबिल शख्स को ट्रैप किया था। उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाकर उसके जहन में ये बात नक्श की थी कि वो महादेव भाटिया का पर्सनल सेक्रेटरी बनकर दिल्ली में रहेगा और उसके तमाम अहम काम करता रहेगा। उसके तनवीमी अमल के मुताबिक उस पर्सनल सेक्रेटरी ने टोनी जे उर्फ महादेव भाटिया के लिए दिल्ली में एक निहायत शानदार बंगला खरीदा था। चंडाल ज़रूरत के मुताबिक बड़ी बड़ी रकमें पर्सनल सेक्रेटरी तक पहुंचा दिया करता था। उस पर्सनल सेक्रेटरी ने महादेव भाटिया के हक में सरकारी इजाज़तनामा हासिल किया था कि वो अमेरिका से आकर यहाँ नया कारोबार शुरू करेगा। उसने नए कारोबार के सिलसिले में तमाम अहम कागजात हासिल कर लिए थे। लबो लहजे और रख रखाव से वो बिल्कुल हिंदू था और अमेरिका से जो कागजात लेकर आया था उसके मुताबिक उसके बाप दादा परदादा सभी हिंदू थे। बाप अमेरिका आ गया था, वहाँ वो कारोबार करता रहा था। वहीं महादेव भाटिया पैदा हुआ था और अब जवान होने के बाद वापस अपने देश हिंदुस्तान आया था। अब वहीं कारोबार करने वाला है। अनीता के सिलसिले में चंडाल का शुबा उस टेलीपैथी जानने वाले पर भी था जो बिंदिया के पीछे छुपा हुआ था, और वो मैं था। वो मुझ पर शुबा करने के बावजूद अब तक इस बात की तस्दीक नहीं कर सका था कि बिंदिया के पीछे फरहाद अली तैमूर है। अनीता के गुम हो जाने के बाद चंडाल ये सोच रहा था कि जो टेलीपैथी जानने वाला बिंदिया के अंदर छुपा हुआ है उसने उसके ख्यालात पढ़कर यह मालूम किया है कि आत्मा शक्ति के जरिए जिस तरह बिंदिया का जिस्म तब्दील हो चुका है उसी तरह चंडाल ने अनीता के जिस्म को भी तब्दील किया होगा। उसका ख्याल था कि उस टेलीपैथी जानने वाले ने जब पहली बार उसके बेटे हंसराज को ट्रैप किया था और उस पर तनवीमी अमल किया था तभी उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर लिया था कि उसकी एक बहन अनीता मुंबई में फरमान के साथ है। उसने ये भी मालूम किया होगा कि चंडाल फरमान से दुश्मनी कर रहा है और यह भी हो सकता था कि उस टेलीपैथी जानने वाले ने फरमान से दोस्ती कर लियो। इस तरह वो मालूम कर चुका होगा कि अनीता की ज़िंदगी भी मुख्तसर थी, इसलिए वो अचानक ही मर गई है। और अगर उस टेलीपैथी जानने वाले से फरमान की दोस्ती है तो फिर उसने फरमान के जरिए ये मालूम किया होगा कि चंडाल ने ही अपनी बेटी को मार डाला है और फिर उसे नई जिंदगी भी दी है। चंडाल जोगिया बड़ी उलझी हुई बातें सोच रहा था। ख्यालात को दूर दूर तक दौड़ाते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि अनीता को किसने गायब किया है। टोनी जे रात की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचने वाला था। उसके आने से पहले उन 4 आर्मी अफसरान के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहता था। इधर कुछ करने से पहले अनीता के मामले में उलझ कर रह गया। उसका अहलकार इंदिरा कोठानी शिमला में था। उसके हुक्म का मुंतजिर था। वो उसे जब भी वारदात करने के लिए कहता तो वो उन 4 आर्मी अफसरान के लिए मौत बन जाता। मैं उसके आसपास अपने आलाकारों के जरिए मौजूद था। एक तो चंडाल ने उसके दिमाग को लॉक कर दिया था, दूसरा यह कि उसे ताकीद की थी वो कभी शराब नहीं पिएगा, नशे की किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाएगा, और वह उस पर अमल कर रहा था। मेरे लिए मुश्किल पैदा हो गई थी। मैं दूर ही दूर से दूसरे आलाकारों के जरिए उसकी निगरानी कर रहा था, लेकिन उसके अंदर पहुंचकर यह समझ नहीं पा रहा था कि चंडाल जोगिया क्या करता फिर रहा है। अगर मैं अपने किसी आलाकार के जरिए उसे जख्मी कराता या साबी कमजोरी में मुब्तला करता तो चंडाल को पता चल जाता। मैंने सोचा कि खुद वहां जाकर देखना चाहिए। उसके करीब रहकर एक ज़रा सा भी मौका मिले तो उससे फ़ायदा उठाकर उसके दिमाग में जगह बनाना चाहिए। मैं उसी दिन एक फ़्लाइट से शिमला पहुंच गया। वो शिमला के करीब ही मोनाली के एक होटल में था। मैंने भी उसी होटल में एक कमरा किराए पर हासिल कर लिया। मैं वहां रहकर वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता था। मैंने सोचा आधी रात के बाद 2 बजे या 3 बजे सभी गहरी नींद में होते हैं। चंडाल भी ख्याल ख्वानी से थक कर सो जाता होगा। मुझे ऐसे ही वक्त इंदिरा कोठानी को अपने काबू में करना चाहिए। मेरा इरादा था कि रात के पिछले पहर इंदिरा के कमरे में जाकर उसे अपने काबू में करूंगा, लेकिन जो सोचा था वो ना हो सका।
वो कमबख्त सारी रात के लिए किसी हसीना के साथ कहीं चला गया था। मैं रात के 3 बजे तक इंतजार करता रहा, फिर सो गया। दूसरी सुबह मैं 9 बजे तक सोता रहा। जब आंख खुली तो ख्याल खोनी के जरिए होटल की काउंटर गर्ल के अंदर पहुंचा। उसके ख्यालात पढ़कर मालूम किया कि इंदिरा कोठानी के कमरे की चाबी कीबोर्ड पर है, या वो कमरे में आ चुका है। उसकी सोच ने बताया कि चाबी कीबोर्ड पर है। इसका मतलब यह था कि वो अभी वापस नहीं आया। मैं फिर आराम से सो गया। 2 घंटे बाद आंख खुली तो मैंने फिर ख्याल खोनी के जरिए मालूम किया वो कमबख्त अब तक नहीं आया था। मैं जितनी जल्दी उसे ट्रैप कर लेना चाहता था, वो उतनी ही देर कर रहा था। पता नहीं कहाँ मर गया था। जब 1 बजे आंख खुली और मैंने मालूम किया तो पता चला वो होटल के काउंटर पर पहुंचा हुआ है और अपने कमरे की चाबी ले रहा है। मैं फौरन ही बिस्तर से उतरकर आईने में अपना हुलिया दुरुस्त करता हुआ कमरे से बाहर आ गया और उसके कमरे की तरफ जाने लगा। उस वक्त तक वो लिफ्ट के जरिए ऊपर आ चुका था, अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं भी उसके पीछे चलता गया। जब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा तो मैंने एक जोर की लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर जा गिरा। मैंने कमरे के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। कभी कभी टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। वो फौरन ही उछलकर खड़ा हो गया। मुझ पर हमला करना चाहता था, मगर मैंने उससे पहले उसका घी निकालना शुरू कर दिया। वो अच्छा खासा सेहतमंद था, अब तक ना जाने कितने कत्ल कर चुका था। वो एक खतरनाक कातिल जरूर था, मगर एक अच्छा फाइटर नहीं। मेरे 2 हाथ खाते ही कमरे से भागने के बारे में सोचने लगा। मैंने उसकी गर्दन को अपने एक बाजू में दबोच लिया। इतनी जोर से दबोचा कि उसका सांस लेना 2 बार हो गया। ऐसे में मैं उसके अंदर पहुंच गया। उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस किया, लेकिन सांस रोककर मुझे भगा ना सका, क्योंकि उसका दम पहले घुट रहा था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैंने उसके अंदर पहुंचते ही हल्का सा जलजला पैदा किया, फिर उसे छोड़ दिया। वह चीखें मारकर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। मैं उसके अंदर रहकर यह मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि इस वक्त चंडाल जोगिया वहां मौजूद है या नहीं। वहां उसकी मौजूदगी के आसार नहीं मिल रहे थे। ऐन मुमकिन था कि वो खामोश तमाशाई बनकर देख रहा हो और समझना चाहता हो कि मैं कौन हूं और उस पर हमला करने के बाद अब क्या करने वाला हूं। ऐसा भी हो सकता था कि मैं उस पर तनवीमी अमल करता तो वो उसके अंदर छुपा रहता और मेरे अमल को नाकाम बना देता। वो इंदिरा कोठानी के अंदर रहकर बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो कुछ करने के लिए वहां मौजूद नहीं था। ये वही वक्त था जब अनीता एयरपोर्ट से अगवा हुई थी। वो और टोनी जे परेशान हो गए थे, उसे तलाश करते फिर रहे थे। चंडाल कई घंटों तक इंदिरा कोठानी की तरफ तवज्जो न दे सका। मैंने उस पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया। उसके दिमाग में एक मखसूस आवाज़ और लबो लहजे को नक्श किया और उसे हुक्म दिया कि मैं जब भी इस मखसूस लहजे के साथ उसके अंदर आऊं तो वो मुझे महसूस ना करे, पहले की तरह चंडाल का मामूल और ताबेदार बन करे। लेकिन जब मैं मखसूस लहजे में उसे कोई हुक्म दूं तो वो फौरन उसकी तामील करे। मैंने उस पर अमल करने के बाद उससे कहा कि वो तनवीमी नींद पूरी करने के बाद ये भूल जाए कि उसकी पिटाई हुई थी और उस पर तनवीमी अमल किया गया था। वो पहले की तरह नॉर्मल रहा करेगा। वो तनवीमी नींद सो गया। मैं अमल करने के दौरान में और उसकी नींद के दौरान में बार बार उसके अंदर जाता रहा और देखता रहा कि चंडाल उसके पास आ रहा है या नहीं। जब वो 1 घंटे बाद बेदार हुआ तब मैंने फिर उसके अंदर पहुंचकर मालूम किया वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा था और पहले की तरह नॉर्मल था। सोच रहा था सारी रात जागता रहा है, फिर क्यों 1 घंटे बाद बेदार हो गया। उससे मजीद सोना चाहिए, लिहाजा वो फिर बिस्तर पर लेट गया। इस बात का इत्मीनान हुआ कि पिछले 2 घंटों से चंडाल उसके अंदर नहीं आया है। वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा था। इसका मतलब यही था कि मेरा तनवीमी अमल कामयाब रहा था और चंडाल ने छुपकर मेरे अमल को बेअसर नहीं बनाया। वो ख्याल ख्वानी के जरिए टोनी जे के साथ मसरूफ था। टोनी जे दिल्ली पहुंच गया था। अपने बंगले में आराम से बैठा हुआ था और पर्सनल सेक्रेटरी के ख्यालात पढ़ने लगा। पर्सनल सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ था। चंडाल ने कहा, मुसलसल उसके ख्यालात पढ़ते रहोगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। अपनी अहम मसरूफियात से वक्त मिला करे तो उसके ख्यालात पढ़ लिया करो। अब हमें उन 4 आर्मी अफसरान की तरफ ध्यान देना चाहिए। टोनी जे ने कहा, मिस्टर चंडाल, मुझे एक बात खटक रही है। कौन सी बात? कल एयरपोर्ट में अनीता ने मेरा इस्तकबाल किया था। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहे थे। अनीता को जिसने भी अगवा किया है उसने उसके साथ मुझे भी देखा है। हाँ, ये तो है। अनीता के मुंबई पहुंचते ही कोई दुश्मन उसकी ताक में लगा हुआ था। किसी ने अचानक उसे अगवा नहीं किया है। अच्छी खासी प्लानिंग के बाद ही कोई उसे कहीं ले गया है। अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो फिर वो मेरे मुतल्लिक भी सोचता होगा कि मैं कौन हूँ और अनीता क्यों मुझसे मिलने आई थी। क्या वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा होगा या मेरी निगरानी कर रहा होगा? चंडाल सोच में पड़ गया। टोनी जे ने कहा, कई घंटे गुजरने के बाद भी हम अनीता के दिमाग में नहीं पहुंच सके हैं। इसका मतलब यह है कि उसे जिसने भी अगवा किया है उसने तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। वो ज़रा तवक्कुफ से बोला, सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो तनवीमी अमल जानता है तो क्या टेलीपैथी भी जानता है? चंडाल ने कायल होकर कहा, यकीनन जानता होगा। एक आम सा शख्स हमसे दुश्मनी करके ज़्यादा देर तक सही सलामत नहीं रह सकता।
वह दुश्मन टेलीपैथी जानने के बायस हमारी गिरफ्त में नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हो, इस तरफ ध्यान नहीं है कि टेलीपैथी जानने वाला मुझे नज़रअंदाज नहीं करेगा। उसने अनीता पर तनवीमी अमल करने के दौरान में ये मालूम किया होगा कि मैं कौन हूँ और अमेरिका से क्यों आया हूँ। तुम मेरी ज़ात में दिलचस्पी ले रहे हो, तो इस दिलचस्पी के पीछे कौन से मकासद छुपे हुए हैं? वो परेशान होकर बोला। मैंने तो इस पहलू से सोचा ही नहीं था कि अनीता को जिसने भी अगवा किया है वह तुम्हारी ज़ात में भी दिलचस्पी ले रहा होगा और तुम्हारे बारे में अनीता के ज़रिए ये मालूम कर चुका होगा कि मैं तुम्हारी ज़ात में दिलचस्पी ले रहा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी बेटी भी तुम में दिलचस्पी ले रही थी। ये सब कुछ मालूम करने के बाद वह तुम्हारे बारे में दूर तक मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा। वो दोनों अंदेशों में मुब्तला हो गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। कालिया सरानी ना तो टेलीपैथी जानता था और ना ही टेलीपैथी जानने वालों के बारे में कुछ जानना चाहता था। वो एक स्मगलर था और अपने हाल में मस्त रहता था। चंडाल ने कहा, कल तुम अमेरिका से मुंबई पहुंचे, वहां से यहाँ दिल्ली आए, अब तक 20 घंटे गुजर चुके हैं। वो टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन ना तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और ना ही ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि वो अपने आलेकारों के जरिए हमारी निगरानी कर रहा है। मिस्टर चंडाल, अगर वो अपने आलेकारों के जरिए हमारी निगरानी कर रहा होगा तो हमें कैसे मालूम होगा? हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैं आज और कल दिन रात इस शहर में घूमता फिरता रहूंगा, लोगों से मिलता रहूंगा, कारोबारी मामलात में दिलचस्पी लेता रहूंगा। इस दौरान में देखा जाएगा कि वो दुश्मन मेरे कितने करीब आने की कोशिश कर रहा है। फिर तो बहुत देर हो जाएगी। मैं इन 4 अफसरान से जल्द अज जल्द निजात हासिल करना चाहता हूँ। अब मजीद कैदी बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं खुद यही चाहता हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। मैं यहाँ कारोबारी मामलात में मसरूफ़ रहने के दौरान में ज़्यादा तवज्जो तुम्हारी तरफ दूंगा। तुम मुझसे जो काम लेना चाहोगे मैं वो करता रहूँगा। ये बताओ, आप क्या करना चाहते हो? वो बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने एक शख्स को आलेकार बनाया है। वो बहुत ही खतरनाक कातिल है। उसका नाम इंदिरा कोठानी है। तुम मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें उसके अंदर ले चलता हूँ। वो चंडाल के अंदर आया। फिर वो दोनों इंदिरा कोठानी के अंदर पहुंच गए। मैंने उस पर तकरीबन दिन के 1 बजे तनवीमी अमल किया था। वो 2 बजे तक सोता रहा। तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद वो दोबारा सो गया था और अब तक सो रहा था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। चंडाल ने टोनी जे से कहा, तुम इसके अंदर पहुंच चुके हो, अब इसके हालात पढ़ते रहो, मैं भी आता हूँ। वो उसके दिमाग से निकल गया। उसके निकलते ही इंदिरा कोठानी नींद से चौंक गया। वो पुरानी सोच की लहरों को महसूस कर रहा था। चंडाल के तनवीमी अमल के मुताबिक उसका दिमाग पराई सोच की लहरों को फौरन ही महसूस कर लेता था। लिहाजा वो महसूस करते ही नींद से बेदार हो गया। टोनी जे ने चंडाल के पास आकर कहा, तुम्हारे जाते ही वो नींद से बेदार हो गया था। उसने सांस रोककर मेरी सोच की लहरों को भगा दिया। चंडाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं भूल गया था कि वो पराई सोच की लहरों को अपने अंदर नहीं आने देता। बहरहाल इस तरह मैंने मालूम कर लिया है कि हमारा कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला अभी तक इंदिरा कोठानी पर ना तो शुबा कर रहा है और ना उसे ट्रैप कर रहा है। उसने कोठानी के पास आकर कहा, मैं चंडाल जोगिया बोल रहा हूँ। वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया। फिर बोला, अब से कुछ देर पहले मैंने किसी की सोच की लहरों को महसूस किया था। हाँ, वो मेरा एक साथी है। मैं उससे तुम्हारा तारुफ कराऊंगा। तुम उसकी आवाज़ और लबो लहजे को याद कर लो। जब वो आए तो उसे आने से ना रोकना और उसका हुक्म ऐसे ही मानते रहना जैसा कि मेरा हुक्म मानते हो। टोनी जी ने कहा, हेलो मिस्टर इंदिरा कोठानी, मैं महादेव भाटिया बोल रहा हूँ। आज से तुम मेरे अहकामात की भी तामील करते रहोगे। मेरी आवाज़ और मेरे लहजे को अच्छी तरह याद कर लो। आइंदा मैं दिन रात तुम्हारे पास आया करूँगा और जो हुक्म देता रहूँगा तुम उस पर अमल करते रहोगे। चंडाल ने कहा, अभी तुम मजीद अपनी नींद पूरी करो। आज रात तुम्हें जागना है। रात को किसी वक्त भी हम तुम्हें जहाँ पहुँचने का हुक्म दें वहाँ अपने हथियारों के साथ पहुँच जाना। एक शख्स का मर्डर करना है। उसने पूछा, कौन है वो शख्स? क्या वो इसी शहर में है? नहीं, तुम अभी सो जाओ। जब सोकर उठोगे तो तुम्हें बताया जाएगा कि कहाँ जाना है और क्या करना है। रात 8 बजे तक आराम करते रहो और अपनी थकन दूर करते रहो। हम अभी जा रहे हैं। वो दोनों उसके दिमाग से चले आए। टोनी जे ने पूछा, वो चारों अफसरान कहाँ रहते हैं? अब मुझे उनके बारे में तफसील से बताओ। चंडाल ने कहा, शिमला के करीब एक शहर है जिसका नाम मोनालिया। यहाँ एक बंगले में मुझे कैद किया गया है। द्वारमी अफसरान सुबह से शाम तक मेरी निगरानी के लिए इस बंगले में रहते हैं। शाम को वो दोनों चले जाते हैं, फिर उनकी जगह दूसरे अफसरान चले आते हैं। इस तरह ये चारों अफसरान दिन रात मेरी निगरानी करते रहते हैं। टोनी जे ने पूछा, जब 2 अफसरान तुम्हारे साथ रहते हैं तब दूसरे 2 अफसरान कहाँ जाते हैं? उनका क्या काम है? ये अपनी हर बात मुझसे छुपाते हैं और बहुत मोहतात रहते हैं, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किलों से किसी को आलाकार बनाकर उन 2 अफसरान की रिहाइशगाह का पता मालूम कर लिया है। उन्होंने डिलहौजी में एक बंगला किराए पर ले रखा है। तुमने इंदिरा कोठानी को रात 8 बजे तक सोने का हुक्म दिया है। वो 8 बजे के बाद डिलहौजी जाएगा तो कितनी रात को वहां पहुंचेगा? वो 2.5 या 3 घंटे तक पहुंच जाएगा। अगर आधी रात को भी पहुंचेगा तो बाकी आधी रात वारदात के लिए काफ़ी होगी। बात सिर्फ वारदात की नहीं है। वारदात करने से पहले देखना पड़ता है कि शिकार कहाँ है, क्या कर रहा है।
कहीं उसका प्रोग्राम तब्दील तो नहीं हो रहा। इस किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए कोठानी को बहुत पहले से वहां पहुंचना चाहिए। चंडाल ने कायल होकर कहा, हाँ, बाज़-औक़ात हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। इंदिरा को पहले से वहां जाकर उसके बंगले के अंदर और बाहर के हालात मालूम करने चाहिए और उन दो अफसरान के प्रोग्राम से भी वाकिफ होना चाहिए कि वो आज की रात बंगले में गुजारेंगे या किसी दूसरी जगह जाकर हसीनाओं की आगोश में रात गुजारते रहेंगे। वो दोनों कोठानी के अंदर आ गए। चंडाल ने उसे जगाया। वो उठकर बैठ गया। जब वो पहली बार कोठानी के दिमाग में आए थे तब मैं वहां नहीं था, अपने मामलात में मसरूफ था। इस बार मैं उस वक्त पहुंच गया जब उन्होंने कोठानी को नींद से जगाया था। उसने पूछा, क्या हुक्म है मिस्टर चंडाल? तुम्हें अभी तैयार होकर डिलहौजी जाना होगा। वह फौरन ही बेड से उतरते हुए बोला, मैं अभी गुसल करके लिबास तब्दील करता हूँ और वहाँ अपने हथियार समेत जाता हूँ। देर नहीं होनी चाहिए। आधे घंटे के अंदर यहाँ से रवाना हो जाओ। वहाँ पहुँचते रहोगे तो हम तुम्हारे दिमाग में आकर फिर तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। वह दोनों उसके दिमाग से चले गए। वह वॉशरूम में जाकर गुसल करने लगा और मैं उसके ख्यालात पढ़ने लगा। अब एक नया इंकशाफ हुआ कि चंडाल के अलावा एक और टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में आता है और उसका नाम महादेव भाटिया है। मैंने इंदिरा कोठानी के अंदर सवाल पैदा किया कि ये महादेव भाटिया कौन है। उसकी सोच ने जवाब दिया, पता नहीं ये शख्स कौन है। चंडाल इसे मेरे दिमाग में ले आए। अब मुझे चंडाल के हुक्म के मुताबिक महादेव के अहकामात की भी तामील करनी होगी। दोनों गहरे दोस्त मालूम होते हैं। मैंने उसके अंदर फिर सवाल पैदा किया कि वो भाटिया लबो लहजे से किस मुल्क का बाशिंदा लगता है। वो तो कट्टर हिंदुस्तानी है। बड़ी रवानी से हिंदी बोल रहा था। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी कि हिंदुस्तान में एक और टेलीपैथी जानने वाला कहाँ से पैदा हो गया। सबसे पहले भारतीय हुक्मरानों ने चंडाल जोगिया को टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से पेश किया तो कोई तस्लीम नहीं कर रहा था कि इंडिया में अचानक कोई टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो सकता है। बाद में रफ्ता रफ्ता चंडाल जोगी ने अपनी अहमियत मनवा ली थी। अब ये दूसरा हिंदुस्तानी पैदा हुआ था जो ख्याल खोनी के जरिए इंदिरा के अंदर आया था और मुझे हैरान कर रहा था। सिर्फ मुझे ही क्या, टेलीपैथी की दुनिया में जो भी सुनता वो हैरान होता और यकीन ना करता कि हिंदुस्तान में एक और टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो गया है जो खालिश हिंदुस्तानी है और वह मजहब के लिहाज से हिंदू है। मैं तजस्सुस में मुब्तला हो गया। उसके बारे में जल्द से जल्द मालूम करना चाहता था कि आखिर वो कौन है और चंडाल उसे कहाँ से पकड़ लाया है। इंदिरा कोठानी डिलहौजी की तरफ जा रहा था। वहाँ वारदात करने से पहले उन दो आर्मी अफसरान के बारे में मालूमात हासिल करने वाला था। ऐसे वक्त चंडाल और वो नया टेलीपैथी जानने वाला महादेव भी उसके अंदर रहकर उसे गाइड करने वाले थे। ऐसे वक्त मैं भाटिया की आवाज़ सुन सकता था और उसके बारे में कुछ मतलूबा मालूमात हासिल कर सकता था। वह एक रेंटेड कार में बैठकर पहाड़ी इलाकों से गुजरता हुआ डिलहौजी की तरफ जा रहा था। ऐसे ही वक्त चंडाल और टोनी जे फिर उसके अंदर आ गए। उसे हदायत देने लगे कि डिलहौजी पहुंचकर उसे क्या करना है। मैं उसके अंदर रहकर चंडाल के अलावा महादेव भाटिया की भी आवाज़ सुन रहा था। वो कोठानी से कह रहा था डिलहौजी के एक बंगले में पहुंचने के बाद उस बंगले के मालिक का पता मालूम करे। टोनी जे ने कहा, जब तुम उससे फ़ोन पर बात करोगे तो हम तुम्हारे जरिए उसके अंदर पहुंच जाएंगे। बंगले का वो मालिक उन दो अफसरान के बारे में बहुत कुछ जानता होगा कि वो तमाम दिन और तमाम रात कहाँ गुजारते हैं, कैसे गुजारते हैं, किससे मिलते हैं और उनकी मसरूफियात क्या होती हैं। मैं महादेव की बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था। वाकई वो बड़ी रवानी से हिंदी बोल रहा था। लबो लहजे से बिल्कुल हिंदुस्तानी लग रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान में यके बाद दीगरे टेलीपैथी जानने वाले पैदा हो रहे थे। वैसे हिंदुस्तान एक बहुत ही जरखेज मुल्क है। यहाँ तरह तरह के मजाज रखने वाले और तरह तरह की गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले और हैरत अंगेज कारनामे सर अंजाम देने वाले पैदा होते रहते हैं। अगर महादेव भाटिया भी पैदा हो गया था तो ये कोई बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं थी।